मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग आगे की कहानी जानेंगे। 10वीं कक्षा के लिए जो शीर्षक पाठ जॉर्ज पंचम की नाक अध्याय 2 से है। तो अब तक हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से जॉर्ज पंचम के नाक को लेकर सरकारी विभाग में हड़कंप मचता है और मूर्तिकार को बुलाया जाता है। मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक के लिए विभिन्न जगह पर जाकर पत्थरों को ढूंढने का जिम्मा लेता है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा यह पत्थर नहीं मिलता। तो वह सलाह देता है कि देश के जो भी नेताओं की मूर्ति बनी है उनमें से अगर किसी की नाक मिल जाती है जॉर्ज पंचम की नाक की मूर्ति से, तो उनकी नाक लगा दी जाएगी। तो इस बारे में सभापति के द्वारा हामी भर दिया जाता है, लेकिन शर्त होता है कि अखबार में नहीं छपना चाहिए और यह बहुत ही सतर्कता बरतते हुए काम करना है। तो इसी बीच में वह मुंबई के विभिन्न नेताओं, बड़े लोगों की मूर्तियों के नाक देखता है। फिर गुजरात की तरफ जाता है, वहाँ गांधी जी, पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियाँ को परखता है, उनके नाक से मिलाता है। बंगाल में जाकर वह रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुभाष, राजा राम मोहन राय आदि की मूर्तियों को भी देखता है। इस प्रकार वह बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, पंजाब होते हुए फिर दिल्ली लौट आता है। उसने निराश होकर बयान दिया कि पूरे देश में जो है पूरे बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1992 में जो शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियाँ स्थापित हैं, शायद उनमें से किसी की नाक फिट बैठ जाए, परंतु उन सब की नाकें भी बड़ी निकली। यहाँ पे निबंधकार कमलेश्वर जी ने व्यंग्य के रूप में इस बच्चों के नाक के बारे में बड़ी कहकर यह स्पष्ट किया है या यह बताना चाहा है कि हमारे भारत देश के छोटे छोटे वीर जवान जो थे, उनकी भी नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। यानी वे भी अपने वीरता में महान थे, उससे आगे थे, उससे महान थे हमारे लिए वे छोटे छोटे बच्चे। क्योंकि हमारे देश में नाक जो है वह प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है, वह एक सम्मानित अंग माना जाता है। हमेशा प्रतिष्ठा को बढ़ाने में नाक की तुलना की जाती है, नाक का उदाहरण दिया जाता है। तो यहाँ निबंधकार का यह भी कहना है कि हमारे यहाँ के छोटे बच्चों की नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी मिलती है। अब फिर जो है रानी के आने की सारी तैयारियां तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक जॉर्ज पंचम की नाक की बात जो है वह स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कैसे उसको पूरा किया जाए, मूर्ति में नाक कैसे लगाई जाए। लेकिन अब जो है अब धीरे धीरे राजधानी में रानी के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, जानकारी के मुताबिक कि वह कब कैसे आने वाली हैं। जॉर्ज पंचम की
लौट को मल मल के नहलाया जाता है, उनके मूर्ति को साफ किया जाता है, परंतु नाक नहीं थी। सरकारी मुकामों में खलबली मची। अब की बार उसने एक नई योजना पेश की। उसने कहा कि 40 करोड़ जनता में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दिया जाए। अब जो है यहाँ पे अब देश के मूर्तियों की नाक जब नहीं मिलती है तो किसी 40 करोड़ जो भारत की आबादी थी उन लोगों में से किसी एक की तो नाक मिलेगी, उनकी नाक लगा दी जाए। यह सुझाव सुनकर फिर सन्नाटा छा जाता है। सब घबरा जाते हैं, बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं। मूर्तिकार ने कहा कि नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। इजाज़त दे दी जाती है उसको कि वैसे व्यक्ति को की नाक को वह ढूंढ निकाले जिसकी नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक की जगह पे सही बैठ जाए, सही से आ जाए। तो हम लोग इसमें कहानी में देख रहे हैं, इस निबंध में, कि किस प्रकार से हमारी सरकारी विभाग के अधिकारी जो हैं वह उस मूर्ति के नाक के पीछे पड़े हैं। वह यह नहीं देखते कि हमारी नाक इसमें कितनी कट रही है और हमारे नाक की जो उच्चता है, जो प्रतिष्ठा है, जो इज्जत है, वह किस प्रकार से नीचे की तरफ जा रहा है। यानी हमारी मान सम्मान, सोच, स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति पर कैसे उंगली उठ रहा है। तो यह वह नहीं सोचती। उन्हें तो बस अधीन बन के रहना है और एलिजाबेथ को नाखुश नहीं करना है, बस इसी में लोग लगे हुए हैं। अगले दिन अखबार में छप गया कि नाक का मसला जो है हल हो गया है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई और मूर्ति के आसपास का तालाब साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाल दिया गया उस तालाब में, ताकि उसके ठंडाई से, उसके ठंडेपन से यह जो जिंदा नाक है वह सूख न पाए। आखिरकार अंतिम दिन चुपचाप जॉर्ज पंचम की नाक लग जाती है, उनके लौट में नाक लग जाती है, मूर्ति में नाक लग जाती है। सब अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई। यानी ऐसी नाक जो पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबारों में किसी उद्घाटन सभा, अभिनंदन, मानपत्र देने या स्वागत समारोह होने का समाचार नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं क्यों। नाक तो एक ही चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए, यानी उस मूर्ति के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मानो सबको इस बात का एहसास हो गया हो कि यह जिंदा नाक लगाना और नाक के पीछे, जॉर्ज पंचम के नाक के पीछे इतना दौड़ धूप करना, यह हमारे नाक कटने के लिए काफ़ी ना हो। शायद इसी समझ के कारण, इसी ज्ञान के कारण कहीं भी अखबार में कुछ नहीं छपता है, कोई उद्घाटन नहीं होता है, अखबार खाली रह जाते हैं और अफसोस साथ में रहता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस निबंध में जाना कि किस प्रकार से हमारे अधिकारी जो हैं स्वतंत्र होते हुए भी एक अंग्रेज के नाक की वजह से अपने स्वतंत्र होने पे एक
अधीन रहने की कमजोरी को दिखाते हैं कि वे अधिकारी जिन्हें पूरे रौब से रहना चाहिए, वे स्वतंत्र भारत के अधिकारी हैं, स्वतंत्र देश के वे नागरिक हैं, उन्हें किसी के अधीन, किसी विदेशी के अधीन होने की क्या ज़रूरत, इस बात पर ध्यान न देते हुए उनके द्वारा अधीनता दिखाई जाती है, पराधीनता दिखाई जाती है और अपने ही देश के लोगों के प्रति वह अपमानपूर्ण व्यवहार किया जाता है कि उसके नाक को काट करके मूर्ति के नाक पर लगाया जाता है। यह काफ़ी शर्मिंदा की बात है, कमजोरी झलकती है इसमें सरकारी अधिकारियों की। तो यह जो है निबंध व्यंग्यात्मक तो है ही, साथ में एक तरह से यह नाक के इर्द गिर्द ही घूमती है और सिर्फ हमारी कमजोरियों को उजागर करती है। तो अधीनता स्वीकार करना सबके बस की बात नहीं होती। कभी भी पराधीन मन में कोई स्वतंत्र बात नहीं आ सकती, मन कभी बलवान नहीं हो सकता, आत्मविश्वास कभी बढ़ चढ़कर नहीं उभरता। इसलिए हमें किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। इस कहानी में आप लोगों ने देखा, इस कहानी को समझा, इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर आप अभ्यास पुस्तिका में बनाओगे, स्वच्छ और सुंदर लिखावट में लिखोगे। धन्यवाद।